आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक जवान जिनकी फैमिली एक जेओसी साहब के पास पहुंचती है, तो एक जवान की फैमिली इतने बड़े अधिकारी के पास पहुंच रही है तो उसकी समस्या क्या होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। यहां से पूरे सिस्टम से धक्का खाने के बाद ही कोई वहां जाता है। इसी चमचे ने इनके सीओ साहब को फोन करके बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे वो फलाने की मैडम यहाँ आई हुई है सीओ साहब के जेओसी साहब के बंगले पर। और ये बात सुनते ही सीओ साहब दौड़े दौड़े वहां पहुंचते हैं एसएम साहब को लेकर, और एसएम साहब और उनका ड्राइवर उनकी मैडम को उठाकर जिप्सी में और लेकर यूनिट में आ जाते हैं। रास्ते में मैडम ने बताया कि उन्होंने मुझे धमकाया उमकाया, क्यों गई फलाना ढिकड़ा। तो मैंने बताया कि जो मेरी समस्या थी आपने नहीं सुना तो मैं वहां चली गई। इस बात में गुस्सा होकर सीओ साहब ने उनको माँ बहन की गालियां दे दी। माँ बहन की गालियां दी तो वो भाई अकेली फैमिली क्या करेगी, उस फैमिली वापिस आ गई और उसके दिमाग में उस सीओ साहब की गालियां ऐसा घाव कर गई कि वो बोले मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही। उन्होंने सीओ मैडम को बताया, सीओ मैडम ने उनको बुलाया और सीओ साहब मैडम ने पहले तो राजी राजी समझाया कि कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल चीज़ है। क्यों नॉर्मल चीज़ है, सीओ साहब तो मन चाहे जिसकी माँ बहन तीसरे दिन ठोकते हैं तो आपकी कह दिया तो क्या दिक्कत आएगी आपको। लेकिन एक फैमिली और उसको आहत हुआ, कहा कि नहीं नहीं ये तो गलत है फलाना, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कर, उसकी फैमिली का हाथ मोड़ा और बोल चल बाहर निकले यहाँ से, और जिसको बताना है बता दे, ले जा, तेरे को जीओसी आर्मी कमांडर की चीफ की मैडम का नंबर देती हूँ, कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले, हमारा कुछ नहीं उखाड़ता, भाग यहाँ से। ऐसे करके उसको भगा दिया। अब वो घर आई बेचारी और चुपचाप, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला। तो उन्होंने लास्ट में मुझे कॉल किया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई सीओ साहब आपको गालियां देंगे, इसकी कोई वजह होनी चाहिए, आप अपनी जो पूरी कहानी है वो बताइए, उसके बाद कोई प्रूफ है तो वो दीजिए। तो उन्होंने मुझे पूरी बातें बताई। मैंने कहा कि सीओ साहब का नंबर भेजो, एसएम साहब का नंबर भेजो। तो लास्ट में उन्होंने सीओ साहब का मेरे को नंबर दिया। मैंने सीओ साहब को कॉल लगाया आज, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि नंबर उनके, मेरे नंबर तो जरूर होंगे उनके पास। और रविंद्र फौजी हमारा क्या करेगा, हम क्यों इससे बात करें। उठाया नहीं। अगर वो उठा लेते तो हो सकता है समस्या का हल हो जाता और मुझे वीडियो नहीं बनाना पड़ता। फिर मैंने कहा कि भाई सीओ साहब तो उठा रहे नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है। तो उन्होंने एक एसएम साहब की रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी, और उस रिकॉर्डिंग में एक जगह जो साफ साफ बातें हैं उससे क्लियर हो जाता है कि सीओ साहब ने इनको गालियां दी है। वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। वीडियो पूरा लंबा है, समस्या भी काफी लंबी है, लेकिन ओवार्स की समस्या क्यों हल नहीं होती, क्योंकि ओवार्स का साथ नहीं देता। और ये मिडिल क्लास की मजबूरी है, मुझे भी पता है। आपको डराया धमकाया जा रहा है कि क्या कर लोगे तुम, तुम्हारे रविंद्र का चैनल बंद कर दिया और अब जो बोलेगा घर भेज देंगे फलाना टिकड़ा। तो मिडिल क्लास और उसकी कुछ मजबूरियां, नौकरी का डर की वजह से, हमारे अंदर जो डर है उसकी वजह से हम चुप रहते हैं। तो आज मैं हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं कि जो अंदर बैठे हैं, जिनको डराया धमकाया जाता है, उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन जो बाहर बैठे हैं तो वो कम से कम वीडियो को देखकर अपने कमेंट्स और विचार जरूर लिखें। समय मिलता है तो वीडियो को पूरा देखो, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो। आज के युग में वीडियो वायरल होता है तो अच्छे अच्छे लोगों की पैंटी गीली होती है, लेकिन आप उसका महत्व नहीं समझते और एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, रविंद्र फौजी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, वो एक इतना बड़ा चैनल खड़ा कर दिया था जिससे बहुत से लोगों की जो तानाशाही थी ना वो ढीली हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने मिलकर उस चैनल को बैन करा दिया। मैं अपनी ताकत में और कुछ लोगों के सारे उस चैनल को सुप्रीम कोर्ट में लेके पहुंचा। हालांकि वो चैनल कभी भी आप चाहो तो वो चैनल कल ही खोल सकता है, लेकिन रविंद्र फौजी ना तो टाटा बिरला है, ना उसके पास पैसे हैं, ना ही बड़े वकील हैं, इसलिए वो चैनल नहीं खोल पा रहा। मैंने मजबूरी में दूसरा चैनल बनाया। इस चैनल की संख्या नहीं बढ़ पा रही क्योंकि मुझे पता है सबको डराया जा रहा है, कोई रविंद्र फौजी से नहीं जुड़ेगा और कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि सबके पास एक नहीं, चार चार पांच पांच फोन हैं आपके परिवारों में। अगर आप नहीं तो उन लोगों को जोड़कर इस चैनल की संख्या बढ़ाओ। किसी भी अपने दोस्त को बोलो कि भाई संख्या बढ़ाए, हमारी संख्या बढ़ेगी तो इनकी ये तानाशाही ना, इनकी पहले जैसे हिलती थी ना एक फोन जाते ही, वैसे आज भी हो सकता है। दूसरा, आप चाहो किसी भी तरीके से महीने में 2 महीने में अगर आप छोटा मोटा सपोर्ट करते रहो
सबसे बड़ी सपोर्ट होती है आर्थिक सहायता। अगर आप करो तो चैनल भी खुल सकता है और इनकी तानाशाही से लड़ाई भी कंटिन्यू जारी हो सकती है। इसलिए आगे का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने से पहले एक बार फिर मैं कहूँगा कि मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बारकोड। अगर कर सकते हो तो सपोर्ट करो। आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करते नहीं, वीडियो पूरा देखते नहीं। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर करो, हो सकता है दूसरा भाई कोई सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं, कुछ तो कर ही नहीं सकते। सिर्फ वो टांग खिंचाई करते हैं, रविंद्र फौजी ने क्या कर लिया, कुछ करता नहीं है, आपसे कोई डरता नहीं है, आपसे कुछ होता नहीं है। ये चीज़ें मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर रविंद्र फौजी कुछ नहीं करता था तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही सैनिकों का चैनल था, उसको बंद कराने की क्या जरूरत पड़ी, ये आप खुद सोचो। ठीक है, और सबको पता है, बहुत से दरबारों में, यूनिटों में रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, इनको कहने की क्या जरूरत है। अगर मैं कुछ करता ही नहीं तो मैं सब कुछ करता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये अंग्रेजों की तानाशाही, ये काले कानून, ये सेवादारी सब बंद हो सकती हैं अगर मेरा सिर्फ 1000 आदमी भी सपोर्ट कर दे तो। अगर 1000 आदमी भी 100-500 रुपए का सपोर्ट करे ना, या तो आप ग्राउंड में आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए, बोलना शुरू कर दो, या कुछ नहीं कर सकते तो आर्थिक सपोर्ट करो, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। और फिर भी कुछ नहीं करना तो कम से कम वीडियो शेयर जरूर करना, वीडियो देखकर अपने विचार जरूर लिखना, ताकि और किसी का नहीं तो इन मैडम का जरूर भला हो जाए। और मैं फिर कहता हूँ इस वीडियो के जरिए कि सीओ साहब अगर कॉल उठा लेता तो मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती। वो आगे सारी बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल मेरे पास एक कॉल आता है, एक जवान है, उनकी वाइफ का, और उन्होंने बताया कि सर मैं किसी मैटर के सिलसिले में जेओसी साहब के पास गई, लेकिन वहां पहुंचते ही मैं जेओसी साहब से मिलने के लिए गई और किसी ने सीओ साहब को सूचना दे दी, और सीओ साहब, एसएम साहब और ड्राइवर गाड़ी लेकर आए और मेरे को गाड़ी में बैठाया कि गाड़ी में बैठो, और वहां से उठाकर यूनिट में लेके आ गई। और रास्ते में सीओ साहब ने मुझे मां बहन की गालियां दी। तो इस सिलसिले में मैंने सीओ साहब का उनसे नंबर मांगा, तो कल उनके पास नंबर नहीं था। आज उन्होंने मेरे पास सीओ साहब का नंबर भेजा। हालांकि मैंने कहा कि भाई सीओ साहब आपको गालियां क्यों देंगे, इसके पीछे मैटर क्या था वो बताइए। तो उन्होंने अपना पूरा मैटर भी बताया, और मैंने कहा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है? बोले सर ऐसे प्रूफ तो नहीं है, लेकिन एसएम साहब वहां मौजूद थे तो एसएम साहब तो बोलेगा नहीं। बोला मैंने एसएम साहब की एक रिकॉर्डिंग की है, बात की है एसएम साहब से, तो एसएम साहब की एक रिकॉर्डिंग है। तो हालांकि आपको पता ही है कि भाई एसएम साहब ड्यूटी कर रहे हैं और वो भी अपनी बटालियन और सीओ साहब का फेवर तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी जब बात करता है तो उसमें छोटी सी गलती कर ही देता है। और एसएम साहब ने एक जगह रिकॉर्डिंग में ये बोला, जब ये मैडम ने कहा कि सर आप तो वहां थे, मुझे जो मेरा मैटर है वो अलग है, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे को सीओ साहब ने गाली क्यों दी, आखिर मेरा कसूर क्या था, और आप वहां मौजूद थे, आप बताओ ये सही है गलत है, और गाली दी या नहीं दी। तो वहां एसएम साहब का ये बोलना कि मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि उन्होंने गाली नहीं दी। इस एक छोटे से वाक्य से एसएम साहब के से ये तो क्लियर हो जाता है कि सीओ साहब ने गालियां दी है। हालांकि मैंने उनकी पूरी बात सुनी, और जैसा मेरे पास जो भी अपना तजुर्बा था, मेरे और साथियों से मैंने बात की, उसके बाद में मुझे ये लगा कि बड़ा मैटर नहीं है, और मैं सीओ साहब से बात करता हूं। तो सीओ साहब से अगर मैं सीओ साहब से बात करता तो उनको सिर्फ मैं एक छोटी सी बात बताता और ये मैटर यहीं क्लोज हो जाता, बड़ा इश्यू नहीं बनता। लेकिन सीओ साहब ने अब कॉल नहीं उठाया। कॉल नहीं उठाने का मतलब ये तो नहीं है कि समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत से लोगों को, बहुत से अधिकारियों को, या जिनको भी ये लगता है कि हम रविंद्र फौजी से बात कर लेंगे तो बहुत बड़ी ये हो जाएगी, हमारी
ईगो हर्ट हो जाएगी या रविंद्र फौजी रिकॉर्डिंग करके डाल देगा। मैंने जितने भी मसले बातों से हल हुए उनको कभी भी यूट्यूब पर नहीं डाला, ना ही आज तक किसी का रेजिमेंट का या किसी इंडिविजुअल सीओ, एसएम साहब या कोई कमांडर साहब, यहाँ तक कि कोई बड़े अधिकारी से भी मैंने बात की, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल तक भी, लेकिन कभी भी किसी की ना ही तो कोई रिकॉर्डिंग, जब मेरा जो काम है और वो चीजें हल हो जाती है तो कभी नहीं डालता हूं। विश्वास है उन लोगों को, और जो सही आदमी है वो बात भी करते हैं और अगर समस्या सही है तो उसको हल भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बात नहीं करेंगे तो रविंद्र फौजी हमारा क्या कर लेगा। लेकिन जब मैं फिर ये वीडियो बनाकर डालता हूं तो उसके बाद फिर सारी चीजें आती है कि रेजिमेंट का बदनामी हो गई, आपने हमारी रेजिमेंट का ये कर दिया, सीओ साहब की बदनामी। तो अगर आप बदनामी नहीं चाहते हो और हमारा किसी समस्या के तौर पर हल आपके पास खोल जाता है तो आपको उठाना चाहिए। हम भी इसी देश के और उसी सेना के सदस्य रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी सेना की बदनामी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप डायरेक्ट यूनिट बता दिया करो, सीओ साहब का नाम बता दो, तो इसीलिए मैं पहली बार में उनका नाम नहीं बताता। मेरे को भी पता है, मैं पहले डायरेक्ट नाम ले देता था। फिर एक बार एक यूनिट का जब मैंने नाम लिया और वो वीडियो उनके पुराने सीओ और फिर पुराने ब्रिगेडियर और एक हमारे ही राजस्थान के एक आर्मी कमांडर लेवल के एक अधिकारी थे जो किसी दिन एक पार्टी में मेरे को मिले, उन्होंने बोला यार रविंद्र मैं एक बात कहूंगा, तू काम ठीक कर रहा है, हालांकि किसी रेजिमेंट का नाम मत लिया करो, क्योंकि एक सीओ या उसमें चंद एक आदमी की वजह से उस रेजिमेंट का नाम खराब नहीं होना चाहिए। उस रेजिमेंट को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कितने ही सीओ, कितने ही जवान, कितने ही एसएम साहब ने, यानी टोटल जवान, जेसीओ और अधिकारियों ने अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर उस रेजिमेंट का परचम फहराता है। इसलिए किसी इंडिविजुअल आदमी, हो सकता है एक सीओ गलत हो सकता है एक टोआईसी एसएम साहब या एक जवान गलत हो, लेकिन उसके रेजिमेंट का नाम नहीं आना चाहिए। पहले आप इनसे बात करा करो और बात से बहुत से मसले हल होंगे। जरूरत पड़ी तो आप मेरे से बात करा दो और मैं उसी प्रोसीजर से चलता हूं। लेकिन कई बार किसी की इतनी हो जाती है कि जिसको बताना है वो बता दो और मैं मेरी मर्जी करूंगा। लेकिन वो मर्जी, मैं पहले भी मैंने कहा था कि सेना चाहे पैरामिलिट्री फोर्स में, हालांकि ये और अधिकारी और उनके बीवी बच्चे जवान को अपना गुलाम समझते हैं, लेकिन जवान गुलाम नहीं है। जवानों की कुछ मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों के कारण वो काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, चाहे वो सेवादारी हो चाहे वो बहुत कुछ हो। लेकिन हमारे जवान जिस रास्ते पे चलकर इन चीजों को हम खत्म कर सकते हैं, चाहे वो सेवादारी हो चाहे इस तरह की तानाशाही हो, हम चाहें 1000 आदमी सिर्फ मेरा अगर साथ दे तो 1000 आदमी हम उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे आदमियों को सिर्फ कोई ये कह देना, जैसे अभी कल एक खबर आई कि भाई हमारे एक जवान ने जो सांसद संजय सिंह है उनको बताया, संजय सिंह ने बोला मैंने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी थी पहले भी और अब मैं संसद में उठाऊंगा, तो हमारे कुछ साथियों ने लिख दिया अब सेवादारी खत्म हो जाएगी, संसद में मुद्दा उठेगा। कुछ नहीं होगा इन चीजों से। इन्हीं जैसे संजय सिंह जैसे कई सांसदों को मैंने प्रेजेंट होकर लिखित में कई लोगों को बताया। राजनाथ जी इनसे पहले और कई रक्षा मंत्रियों को जा जाकर एप्लीकेशन दी है, प्रधानमंत्री कार्यालय में एप्लीकेशन दी है, राष्ट्रपति जी के पास एप्लीकेशन भेजी है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, कई बार इन चीजों के लिए धरना दिया है। लेकिन मैं अकेला और चंद एक लोग सिर्फ हमारा साथ देते हैं, वो चीज दबा दी जाती है। सबको पता है संसद में पहले भी आवाज उठ चुकी है सेवादारी की। हमारी जो डिफेंस की कैग है, कंट्रोलर जो डिफेंस का पूरा ब्यौरा रखती है, वो कई बार कह चुकी है कि हाँ जवानों का शोषण होता है, जवानों के साथ भेदभाव होता है, जवानों से घरेलू काम कराए जाते हैं और अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं। सारी रिपोर्ट सरकार तक जाती है, लेकिन जाती हैं और वो दब जाती हैं। अगर जो चीज कोर्ट कचहरी कानून और संसद से नहीं होती, लोकतंत्र में वो जो चीजें जनता की आवाज से हल हो सकती है, अगर जनता आवाज उठाए तो। लोग कमेंट्स लिख देते हैं सर ये कभी नहीं खत्म होगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। आप अगर ये लिखने की बजाय आप मेरे साथ बोलना शुरू कर दो,
या जब हम कहते हैं कि भाई इन मसलों के लिए जरूरत पड़ती है, आओ 1000 आदमी हमारे साथ धरने में बैठो, या कंटिन्यू जो रिटायर होते हैं वो लोग बोलो कि हाँ भाई ये चीजें बंद होनी चाहिए, या आप हमारा साथ दो, तो सब चीजें खत्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आज मैं एक बार फिर कहूंगा, मेरा वो चैनल बंद कर दिया गया है जिसमें 8 से 10 लाख लोग जुड़े थे और जो बोलते थे कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी जड़ें हिलाई तो उन्होंने वो चैनल बंद करा दिया। उसका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। बड़े वकील नहीं होने की वजह से हमारे पास खर्चा या पैसा नहीं है जिससे वो चैनल नहीं खुल पा रहा है। पता नहीं वो कब खुलेगा, नहीं खुल सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो नया चैनल है इसकी संख्या बढ़ाओ। मुझे पता है आप लोगों को पाबंदियां हैं, दरबारों में धमकी दी जाती है, रविंद्र फौजी से अगर कोई जुड़ेगा तो हम ये कर देंगे, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं कर सकता। आप पहले अकेले अकेले आदमी जब जुड़े थे तो 8 लाख थे, आज आपके ऊपर पाबंदी है, लेकिन अगर आप चाहो तो हर एक जवान के घर में 2, 3, 4, 5 तक मोबाइल होते हैं। आप उन मोबाइलों से जब भी छुट्टी जाते हो इस चैनल की संख्या सब्सक्राइब सिर्फ बढ़ा दो और अपने परिवारों को सिर्फ इतना बोलो कि भाई इनको देख लिया करो, इन चीजों को, इनकी आवाज आगे बढ़ाओ। अगर आप इतना भी कर दो ना तो मैं गारंटी देता हूं ये चीजें खत्म होंगी। 300 साल के अंग्रेजों का राज जबकि संसाधन नहीं थे, तब भी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भगा दिया जो बोलते थे कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि उस समय भी हमारे देश में लड़ने वालों की संख्या कम और ताली बजाने वालों की ज्यादा थी। वही आज है। रविंद्र सर आगे बढ़ो, सरकार सही है, रविंद्र गलत है, ये तो यूं ही चलेगा। कहने वाले ज्यादा हैं लेकिन साथ खड़े होकर लड़ने वाले या सहयोग करने वाले लोग नहीं है। तो सबसे पहले तो आज कहूंगा कि ये लड़ाई अगर आप चाहते हो कंटिन्यू लगे लड़े, इस चैनल की संख्या बढ़े, रोज चैनल भी खुले, तो भैया हमारा साथ दो। हम नहीं कहते भाई एक आदमी ये करो, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आर्थिक मदद करो। महीने 2 महीने 6 महीने में अगर कोई करना चाहता है इस लड़ाई में तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। बहुत से साथी कहते हैं मेरा गूगल पे, जब मैंने अग्निवीर के लिए आंदोलन किए, दिल्ली में धरने दिए इसी सहायक प्रथा और इन मुद्दों के लिए, तब से मेरा गूगल पे सरकार ने बंद करा रखा है। सरकार ने नहीं, इस चैनल और सब चीजों को मैंने रक्षा मंत्री जी के पीए से बात की, वहां जाकर ऑफिस में मिला तो कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारे अधिकारियों का जो भी काम है कोर्ट में जाओ। सरकार का कोई आदेश नहीं है। सरकार और सरकार में बैठे कुछ लोग भी चाहते हैं कि ये बंद हो, लेकिन बंद इसलिए नहीं होती है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो चलता ही नहीं है। 4 चमचों को खड़ा कर दिया जाता है, सर खाना कैसा है, सही है साहब, बाकी वेलफेयर ठीक है सर, बस मुंह बंद। लेकिन आप बाहर आने के बाद में या उन चीजों को, तो हमारा एमएसपी बढ़ना चाहिए, ओआरओपी बढ़ना चाहिए, एड्स पे कमीशन में हमको कुछ मिलना चाहिए। आपको तभी सब कुछ मिलेगा जब आपका स्टैंडर्ड, आपकी हिम्मत और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। और वो पहुंचाने के लिए वो एक ही चैनल था जो खुलकर बोलता था कि हाँ जवानों से